नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको कमेंट्स के रूप में मिल सके। प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक आपदा, सांप्रदायिक आपदा, सुरक्षा के क्षेत्र में सीमा पर आपदा, कौन सी आपदा। लेकिन भारत के चतुर राजनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही शालीनता से भी आरोप लगाते हैं और शालीनता के साथ ही सीधे सीधे राजनीतिक लड़ाई लड़ने में भी एक तरह से सामने वाले को पराजित कर देते हैं। लगातार चुनाव में, तीसरी बार राष्ट्रीय चुनाव में विजयी होने वाले एक, जिसे कह सकते हैं असाधारण प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और अब उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए एक तरह से चुनौती दी है। किसे चुनौती दी है? एक और उभर करके आए राजनेता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को, लेकिन उन्होंने बार बार कोई आम आदमी पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि वो चतुर है बहुत ही, और किसी को हर्ट के बिना भी बहुत तीखी बात कैसे कही जा सकती है। तो उन्होंने कहा दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी अपने को आप की तरह से उसने अपना जो लोकप्रिय बनाया, चाहे अंग्रेजी के फॉर्म के हिसाब से, और जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पिछले लगातार 2-3 चुनावों में, लोकसभा चुनाव में नहीं लेकिन हाँ विधानसभा के चुनाव में, बल्कि पिछले नगर निगम के चुनाव में भी पराजित दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को लगातार, उनकी पार्टी जो बहुत पहले नहीं आई, सिर्फ 1 दशक कहिए, 1.5 दशक कहिए, उसमें उभर करके आए अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में और बाद में पंजाब में भी राज कर रहे। और अब उनको 1 महीने बाद फरवरी में किसी भी समय चुनाव होंगे, और ऐसी स्थिति में उस चुनाव की चुनौती एक बड़ी सभा में और बड़े विकास कार्यक्रम के आधार पर, ऐसा नहीं है कि वो केवल वैसी राजनीतिक सभा में चले गए। अब तो चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव आचार संहिता भी नहीं है, लेकिन जितनी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत या विश्वविद्यालय के तहत, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के तहत, विकास की कई योजनाएं केंद्र सरकार के तहत है, तो उसकी उद्घाटन, शिलान्यास और गरीब तबके को, झुग्गी वालों को खास करके आवास 2 साल पहले भी उन्होंने बड़े पैमाने पर दिए। इस बार भी बड़े पैमाने पर ऐसी बिल्डिंग्स बनी है जिनको देख करके अच्छा मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी, परिवार भी एकदम आकर्षित है कि अरे झुग्गी वालों को ऐसे मकान मिले। आप याद करें, बड़ा ही लोग, झुग्गी वालों को तो कई वर्षों से पहले ऐसा होता था कि उनकी झुग्गियां गिराई जाती थी, मकान नहीं मिलते थे। तो लेकिन अब बात आपदा की। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने शब्द तो दिया है कि आपदा, और सचमुच में अरविंद केजरीवाल, मेरी राय में ये भी है कि जैसे वो राजनीतिज्ञ बने, कहने को तो राजनीति में नहीं आना चाहते थे वो, और इसलिए कि यदि एक समय था जब टेलीविजन पर आते थे और वो एक्टिविस्ट थे, तब उनकी पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लगातार समर्थन तो उनको कई बार संघ के लोग या बीजेपी के लोग भी देते थे, चूंकि मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित के खिलाफ अभियान था। तो टीवी चर्चाओं के दौरान जब मैं चूंकि वो आयकर अधिकारी रहे थे और आरटीआई के थ्रू आए थे, तो कुछ बातों को लेकर के, जैसा मैं सबसे कहता ही हूं कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए, आप जितना ज्यादा हमला कर रहे हैं, आप तो सरकार के रहे, उसमें अंग रहे हैं, तो खड़े हो जाते हैं उत्तेजित होकर के। लाइव है, कहीं मेरे पास तो रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ चैनल्स के पास मिल सकती है, यदि कोई वो खुद भी यदि ढूंढना चाहे, यदि उन्हें लगे कि ऐसा नहीं कहते थे। आप कैसे कहते हैं कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। और लोकपाल के लिए आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। प्रणब मुखर्जी के भी पैर छूते थे और लालकृष्ण आडवाणी के भी पैर छूते थे, बीजेपी के भी पैर छूते थे एक तरफ, और बंद कमरे में जाकर के कांग्रेस के नेताओं से भी किसी तरह से एक समय तो था। मैं तो शीला दीक्षित जी को कहता था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इम्प्रेशन है कि केजरीवाल को, चूंकि एक्टिविस्ट रहे हैं संदीप दीक्षित, जो आज ही
अब इस बार वो भी चुनाव में मैदान में उतर गए हैं, चूंकि देख चुके कितना धोखा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। वरना एक इम्प्रेशन पहले चुनाव में जब शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब इम्प्रेशन ये था कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी से काउंटर करने के लिए संजय दीक्षित भी एनजीओ वगैरह में एक्टिव है और अरविंद केजरीवाल भी, उनकी मित्रता भी कुछ हद तक थी। जैसा हमने कहा, सूचना के अधिकार हमने भी बहुत छापा, पत्रकारों ने भी उनको बड़ा किया। तो वो कहते थे राजनीति में नहीं आना, मैं तो एनजीओ में काम करता हूं, मैं सूचना के अधिकार पर। फिर हमने पूछा था कि कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ क्या बिगड़ सकता है, हमारी वेबसाइट तो अमेरिका से चलती है, चाहे वो कहने को मित्र हो, लेकिन अभी भी शंका होती कई लोगों के तार क्यों ऐसे। उस समय चुनाव लड़ने से पहले किसे कौन समर्थन कर रहा था जिससे कि अमेरिका से उनकी वेबसाइट चलती थी, मतलब उनके आंदोलन के लिए कौन सहायता कर रहा था जिस बड़े पैमाने पर। अब तो चलिए शराब घोटाले में करोड़ों रुपया, 100 करोड़ रुपए के घोटाला सामने आ गया, उसमें क्या हुआ। शीश महल पर भी आज प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो जीवन भर कुछ नहीं बनाया, मैंने 3 करोड़ मकान तो पूरे देश में बर्बाद दिए और अभी दिल्ली में हजारों मकान बन रहे हैं, बनते रहेंगे। 4 करोड़ का लक्ष्य फिर हो गया है और ये सही है। अब उनका ये है कि भाई शीश महल जिस तरह से जो उसके लोगों ने वीडियो देखे हैं मुख्यमंत्री निवास के लिए, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूं, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन वो तो बड़े महल उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास के लिए बनाया। और जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री निवास अलग बन रहा है, संसद अलग बन रही है, ये बना। भाई वो इस तरह राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री के पूरा एक जो पूरा एरिया, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, संसद भवन, पूरे एरिया को एक होने से स्थायी रूप से आने वाले 50 वर्षों के लिए जो एक तरह से स्थायी होना अलग बात है। दिल्ली कोई बड़ी भारी स्टेट नहीं है, वहां पर आपने बड़ा भारी बना करके ऐसे वातानुकूलित रूम, बड़े बड़े जिम, बड़े बड़े बाथरूम, करोड़ों रुपए लगा करके संगमरमर चलाएं, पर्दे वो लगाए, वो विवाद का विषय है, विषय नहीं। मुख्यमंत्री निवास तो पहले भी था, शीला दीक्षित तो उनसे ज्यादा, उमाशंकर दीक्षित कोषाध्यक्ष थे, गृह मंत्री थे, बड़े इंदिरा गांधी के राइट हैंड थे, वो भी चाहती तो शीश महल, वो तो बल्कि रिटायर होने के बाद भी बहुत सामान्य एक फ्लैट पे रहती थी। मैंने इसको कैसे चुनाव इन्होंने हरा दिया, उसके बाद भी यदि उन्होंने उनको, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे अरविंद केजरीवाल तो अभी केवल मुख्यमंत्री पद से हटे हाय बचा दिया कि मुझे बंगला दूसरा क्यों नहीं मिल रहा है, अब किसी और सांसद के बंगले में मुझे जाना पड़ेगा, जबकि उनके पास ऐसा तो नहीं है, पहले कहीं रहते हो गए चुनाव लड़ने से पहले भी। तो बहरहाल, तो आपदा किस संदर्भ में, मेरा ये मानना है और कई समीक्षक भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री ने तो अपना बिगुल बजा दिया, कई गंभीर से गंभीर बातें उन्होंने कह करके उजागर किया कि दिल्ली को क्यों नहीं मिल रहा, दिल्ली को आयुष्मान भारत नहीं मिल रहा, दिल्ली को सड़कों का बुरा हाल है, गंदगी का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है। अब प्रत्यक्ष रूप से उन सारी बातें दिल्ली सरकार के तहत जो गड़बड़ियां हैं उसको उजागर कर दिया। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कई उनमें समर्पित लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं पूरी पार्टी में सब ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सक्रिय नहीं है, कई ऐसे नेता रहे, सांसद भी साथ चुन करके आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से नियोजित तरीके से, बड़ी प्लान्ड वे से आम आदमी पार्टी पहले से ही, या अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के जो स्वयंसेवक हैं, चाहे वो पेड स्वयंसेवक हों या वैसे साथी हों, या भ्रष्टाचार के जो आरोप है उससे जुड़े हुए कुछ लोग उनको मदद करते हों, लेकिन चूंकि आरोप यही बीजेपी लगाती है कि इतना पैसा कहां से आता है, गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, पंजाब से चुनाव लड़ते हैं, और तो पंजाब उनके साथ है, दिन रात पंजाब सरकार के विज्ञापन, आम आदमी पार्टी के विज्ञापन आप केजरीवाल जी के नहीं दिखाई देते, बड़ी सरकार दिल्ली सरकार की, चूंकि बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी थी। लेकिन उनकी अपनी सरकार प्रचार करने के लिए उन्होंने पंजाब के, दिल्ली की ही जैसी कुछ बातों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के पंजाब की तरफ से विज्ञापन चला रहे हैं, ताकि कहने को न हो कि दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। ये भी एक चतुराई तो है। उस आपदा से निपटने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम है, घर घर जाने के लिए, लोगों के लिए, जो मोदी जी लगातार जब से वो संगठन में आए, बीजेपी में मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे पिछले 10-11 वर्षों से, किसी ने भी पूछा, हम जैसे पत्रकार ने भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो कहता हूं, मैं तो हर संसदीय दल की बैठक में भी कहता हूं, अपने इलाकों में जाए, लोगों से मिले। उस दृष्टि से आज भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली में उन्हें लगता है कि डिजिटल एरा में हम उससे टीवी से आरोप लगाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या जो नेता हैं वो सक्रिय हो सकते हैं, सांसद, युवा सांसद आए हैं वो सक्रिय हो सकते हैं,
लेकिन उनमें से कुछ जो चुन करके आए, जो बड़ी चुनौती हो सकते हैं, वो भी चाहे पुराने अपना उनका एक संबंध है, संपर्क है, जाति है, समाज है, कोई मोहल्ला है, इलाका है, और जो बीजेपी और मोदी के नाम पर वोट देते हैं, जिन्हें मालूम भी नहीं कि हमने किसको वोट दिया, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए जो वर्कर्स घर घर पहुंचना चाहिए, उसमें महाराष्ट्र में करके दिखाया है, लेकिन संघ ने वहां काम किया। संघ यहां भी सक्रिय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ऐसा नहीं है कि स्वयंसेवक नहीं सक्रिय होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली उस मामले में केजरीवाल के जो पूरा नेटवर्क और शक्ति है, सरकार, सत्ता और उनका जो काम करने की शैली है, जो तार उनके देश दुनिया में जहां जुड़े हुए हैं, जिसके बल पर वो राजनीति करते हैं, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। वो इनकम टैक्स में थे तो कितने वर्षों तक क्या काम किया, इसका रिकॉर्ड यदि कोई वित्त मंत्रालय से निकलवाता तो बहुत सारे चीजें निकल के आ सकती थी। उनके जो ऊपर कमिश्नर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया था जब ये सर राजनीति में आ रहे थे। अब क्या कहे, इसलिए मैंने कहा कि वो तो खुद फाइल केजरीवाल जी ही निकलवा दे। कितने समय छुट्टी रहकर विदेश जाते थे, क्या करते थे, वो क्या उनकी पर्सनल फाइल क्या थी, यदि निकलवा सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत, या कोई बीजेपी वाला निकलवा ले, मैं तो फिर भी ये स्पष्ट करने को तैयार हूं। तो उन्होंने वो तब भी बड़े ही अपने आगे के लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, वैसी एक, जैसे होता ना बादल घिरते हैं, उनको छांटना आसान नहीं है। जब बरसते हैं तो उसको रोकना, बादल बनाना आसान है। बादल को किसी एक स्थान पर आप रोक दे और वहीं बारिश न हो तो बाढ़ नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शीतलहर आ रही है, आप उसको रोकने की क्षमता है, भूकंप को रोकने की क्षमता है। लगभग ये भूकंप की तरह से दिल्ली में आए हैं आपदा, ऐसी छोटी आपदा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भूकंप में पीड़ितों को सहायता दिलाने में बहुत सफल रहे और आगे सफल होते चले गए। लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक भूकंप ला करके कांग्रेस को बिल्कुल ध्वस्त जमीन में डाल करके और भारतीय जनता पार्टी को भी बिल्कुल किनारे, दिल्ली की राजनीति, राजस्थानी राजनीति में, लोकसभा में नहीं घुस पा रहे हैं। लोकसभा में सफलता आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। इस बार भी देखिए 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। वो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हैं पीके सक्सेना ने, लेकिन वो निर्माण कार्य जो डीडीए के तहत है, जो उनके मातहत काम है, यदि उन्होंने उसको पूरा किया तो उससे एक सकारात्मक प्रयास कह सकते हैं केंद्र सरकार का, और उसके नाम पर वोट की केंद्र में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो पहले, आज से 5 साल पहले के आप टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम देखिए, अखबार देखिए, तो वो प्रधानमंत्री कोण में अरविंद केजरीवाल का नाम आता था। इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं, जेल भुगत करके आ रहे थे, उसके बाद अभी जेल की फिर भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि केस तो खत्म नहीं हुआ है, ये तो सुनवाई होगी, जमानत पर है वो। तो अब वो मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा चुनाव में जीतने पर, जनता चुनाव मुझे जिताए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। संदीप दीक्षित सक्रिय हुए सबसे अधिक, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अभी भी आपसी जो उनमें टकराव रहा है, और राहुल गांधी का नेतृत्व तो और भी गड़बड़ है। खड़गे साहब तो अध्यक्ष, दिल्ली में उनका क्या चलती है, दिल्ली में कौन पहचानेगा? किसी झुग्गी झोपड़ी में वो जाएंगे तो कोई उनको पहचानेगा? टीवी जो नहीं देखते या देखते भी है तो उनको कौन है, हमारे लिए क्या करेंगे? क्योंकि तो लोकसभा चुनाव में भी उनका कोई फायदा तो मिला नहीं। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक विविधता से निपटना, कोरोना से निपट सकते हैं, भूकंप से निपट सकते हैं, उसके बाद राहत कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द नरेंद्र मोदी जी ने सभा में दिया है, एक जिसको कह सकते हैं कि ललकार, कि आपदा है, आपदा नहीं रहेगी, आपदा से बच जाएंगे, आपदा को खत्म करना है, आपदा को हटाना है, आपदा को दूर करना है, सारी बातें उन्होंने जिस ढंग से कही है, उसका संदेश, उस संदेश को क्या सफलता से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचाने में सफल होंगे। उम्मीदवारों के चयन के बाद कोई कैसे, अभी तक तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है, जबकि कांग्रेस और भाजपा अपने अपने उम्मीदवार लगातार घोषित कर रही। अब आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही कर दिया है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस आपदा से निकलना आसान नहीं है। संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं संभव है, लेकिन हाँ, इसके लिए एक रणनीति,
लोगों से साथ संपर्क, मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि जैसे हुआ है कि भाई कहीं कह दिया कि साहब वो पैसा वो साल भर के लिए, हमेशा पहले ही सहायता करते रहे हो प्रवेश वर्मा, जो उनका कहना है कि मैं तो ये कोई चुनाव के लिए थोड़ी मैंने पैसा दिया है, मैं गरीबों के लिए मैं पहले से करता हूं, संस्था हमारी बनी हुई है। अब वो तो अदालत या चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव संहिता लागू होती है कि नहीं होती है। किसी संगठन के जरिए कोई नेता है पार्टी का, वो क्या सहायता लोगों की कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसका चुनाव में मतदान के समय उपयोग हो सकता है कि नहीं। ये अच्छी बात है कि संदीप दीक्षित ने टीवी इंटरव्यूज में राहुल गांधी और पार्टी, कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को बिल्कुल गलत बता दिया है कि देखिए मशीन से, जो मशीन है वोटिंग मशीन, इसके परिणाम सही नहीं होते। उन्होंने तो ये तक कहा कि नहीं, जो पहले ठप्पा लगता था तो लगाने गए और 15-20 जाली हो जाते थे पर्ची से, इसलिए मैं मानता हूं कि पहले फर्जी होता था, अब नहीं हो सकता। ये एक अच्छी सकारात्मक जिसको कह सकते हैं कि संदीप दीक्षित ने बात कही है। आप मशीन पर विश्वास करें और इसलिए सफलता वहां चाहे बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले, जिसको मिले, लेकिन हाँ, लोकतंत्र में जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की मशीन है, चुनाव की मशीनरी है, चुनाव के आयुक्त हैं, उन पर भरोसा करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना अदालत तो है ही, फैसला वो करती है। देखते हैं, आप भी देखिएगा। अभी तो चूंकि शुरुआत है इसलिए मैंने कहा कि आपदा से निपटना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। एडिटर आई में आप यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।